Dear student, this is the second part of video. Our main heading is facial policy. जो facial policy का चैप्टर लेके हम लोग चले थे उसमें वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज़ facial policy and economic stabilization. इस पार्ट में मैं आपको बताने जा रही हूँ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फेशियल पॉलिसी. फेशियल पॉलिसी के क्या उद्देश्य हैं या इसका क्या ऑब्जेक्टिव है. तो देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेशियल पॉलिसी इन द केस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, विकसित हो चुकी हैं, उनके यहाँ फेशियल पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. थ्रू फेशियल पॉलिसी डेवलप कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि वो फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज को प्राप्त हों और आर्थिक स्थायित्व की स्थिति में वो आएँ. इन द केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेशियल पॉलिसी आर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य डेवलपमेंट है. इसलिए सबसे पहले वो ये देखने का प्रयास करती हैं कि रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए. एनकरेजिंग अ सोशली ऑप्टिमम पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, अनुकूलतम आकार से इन्वेस्टमेंट किया जाए. रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इन इनकम एंड वेल्थ, आय की जो इनइक्वालिटी है उसको दूर किया जाए. एंड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी का स्तर है उसको कम किया जाए. एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए. एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज, अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है अर्थव्यवस्था में तो उसको भी दूर किया जाए. तो ये उद्देश्य बेसिकली होता है फेशियल पॉलिसी का. डेवलप कंट्रीज़ का व्यू अलग होगा थोड़ा सोचने का, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, तो वो चाहेंगी कि उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल जाए और उनके देश में फुल एम्प्लॉयमेंट हो. लेकिन जो डेवलपिंग स्टेज में हैं वो कंट्रीज़ जो हैं अपने को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देंगी. इन्वेस्टमेंट पे सोशली ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ ऑफ इनकम, रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशनरी जो टेंडेंसीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए फेशियल पॉलिसी का प्रयोग किया जाएगा. तो आइए इन्हीं सब पॉइंट्स को हम आगे टेकअप करते हैं. तो कौन कौन से पॉइंट हैं? सबसे पहला हमने आपको बताया फुल एम्प्लॉयमेंट. फेशियल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य सरकार का ये होगा कि विभिन्न योजनाओं को चलाकर सरकार जो है प्रयास ये करेगी कि उसका देश जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज को प्राप्त कर ले. या सरकार का ये प्रयास होगा कि विभिन्न रोज़गार योजनाएं चलाकर जितने भी उसके क्षेत्र में या उसके देश में, उसके प्रदेश में, राज्य में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको रोज़गार के साधन उपलब्ध कराए जाएं. और यदि फॉर द टाइम बिंग उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में उनको बेरोज़गारी भत्ता देके उनके जो बेसिक नीड्स हैं कंजम्पशन की या उनकी जो परचेजिंग नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए. तो सरकार का ये प्रयास रहता है, सरकार की नीतियाँ इस तरीके की होती हैं कि सरकार अनएम्प्लॉयमेंट के स्तर को कम करे, अंडर एम्प्लॉयमेंट के स्टेज को कम करे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को कम करे. विभिन्न नीतियों को बना के सरकार फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव करने का प्रयास करती है. बेसिक ऑब्जेक्टिव सरकार का इस समय यही होता है कि किस तरीके से हम अपने फुल एम्प्लॉयमेंट स्टेज को अटेन करें.
Fiscal policy under the circumstances has to be so designed as to lead to the required increase in aggregate demand. अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है तो सरकार को डिमांड को बढ़ाना होगा. जब डिमांड बढ़ाई जाएगी तभी उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ाई जाएगी और सप्लाई को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा और जब प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ेगा. दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर and or decreasing the taxes on income, consumption or investment. While increase in government expenditure increases aggregate demand directly, lower tax increases desired investment or consumption indirectly, increasing aggregate demand. तो डिमांड को मेंटेन करना एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से आवश्यक है. अब डिमांड कैसे बढ़ती है, इसलिए सरकार विभिन्न तरीकों से चाहे टैक्स को कम करे या अदर मेजर्स को अडॉप्ट करे, सरकार अपनी पॉलिसी में इसको निश्चित करती है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी या आर्थिक स्थायित्व. अब देखिए, आर्थिक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी requires the absence of sharp cycle movement, that is booms and depressions. To ensure such stability, a country cycle fiscal policy is recommended. As stated, जैसा कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, if there are conditions of depression in the economy, अगर हमारी अर्थव्यवस्था में डिप्रेशन की स्थिति है, the appropriate fiscal policy responses would be increase in the government expenditure. तो ऐसी स्थिति में सरकार को ऐसी फिशल पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़े एंड और decrease in tax rate कम हो. On the other hand, if there are inflationary conditions in the economy, अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है अर्थव्यवस्था में, तो appropriate fiscal policy would be decrease in government expenditure. ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज करना चाहिए या increase in taxes on income, consumption or investment. While decrease in government expenditure reduce aggregate demand directly, higher taxes reduce aggregate demand indirectly by decreasing the level of consumption or investment. As aggregate demand falls, जब कुल मांग हमारी गिरेगी, inflationary pressure on the economy will decline. जो मुद्रास्फीति का जो इफेक्ट है या जो उसका प्रेशर है वो कम होगा. and economic stability means price stability will be achieved. Now, the above two objective, जो फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये दो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो अभी हमने आपको एक्सप्लेन किए इन द बिगनिंग of this issue, I have already explained you that these two objectives are for developed countries. ये objectives जो हैं ये developed countries के लिए होते हैं क्योंकि वहाँ पे already development हो चुका है. ऐसी स्थिति में डेवलप कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि उनके यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट की स्टेज आए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे. लेकिन ऐसे देश जहाँ पर कि अभी डेवलपमेंट कंटिन्यूड है या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं,
उनके यहाँ विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में किस तरीके से फिशल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट एक्ट करते हैं, ये अब हम आपको इस इशू में बताने जा रहे हैं। पहला है इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना। Since the level of employment and income are very low, जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और इनकम का लेवल बहुत कम होता है। एंड देयर इज़ अ ह्यूज मास ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल, बेरोज़गारी स्तर बहुत अधिक होता है। द फिशल पॉलिसी मस्ट एम एट इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, क्योंकि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, इनकम को बढ़ाना है और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को हम तभी दूर कर सकते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। दैट मीन्स दिस implies that the rate of investment has to be pushed up to a sufficiently high degree। हमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को अपने काफ़ी ऊंचे लेवल पर ले जाने की आवश्यकता है। दिस कैन बी डन बाय पुशिंग अप द इंक्रीमेंटल सेविंग। इन्वेस्टमेंट कब बढ़ता है? जब हमारी सेविंग्स बढ़ेंगी। एंड बाय रिस्ट्रिक्टिंग एक्चुअल एंड पोटेंशियल कंजम्पशन। हमारी आय जो हमें प्राप्त हो रही है उसमें अपनी आय का हम क्या करते हैं? या तो कंजम्पशन करते हैं, और यदि जब हमारा कंजम्पशन हमारा पूरा हो जाता है तो उसका कुछ प्रतिशत भाग जो है वो हम अपनी भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सेव करके रखते हैं। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो हमें कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना होगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपनी इनकम में से या तो हम अपने कंजम्पशन को कुछ कम करें या जो हम सेविंग कर रहे हैं उसको करें, और अगर हम कंजम्पशन को कर्टेल करके अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हैं तो उस दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। The difficulty in raising additional source through taxation in developing countries is that the level of income are very low। क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में टैक्सेशन के माध्यम से इनकम को, पब्लिक इनकम, गवर्नमेंट इनकम को बढ़ाना उतना उचित नहीं है, क्योंकि लोग जो हैं, यहाँ की अधिकांश जनता जो है, लोगों की पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी बहुत कम है। उन पर टैक्सेशन का लोड डालना उचित नहीं है, नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट या नॉट इन द पब्लिक वेलफेयर। एंड ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैव द एबिलिटी टू पे टैक्सेस। डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि टैक्सेस देने की स्थिति में होती हैं। देयरफॉर द स्कोप ऑफ इम्पोजिंग डायरेक्ट टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स इज़ नॉट मच। इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्था में, डेवलपिंग अर्थव्यवस्था में, हम टैक्स के स्लैब को बढ़ाना उचित नहीं समझते हैं। देयरफॉर the necessity the government of the developing countries have to resort increasingly to indirect taxes, whose incidence mostly falls on the relatively poor section of the population। सरकार कोशिश ये करती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को, मात्रा को थोड़ा बहुत बढ़ाया जाए, जिसका कि प्रभाव जो है वो पुअर सेक्शन पर ही इनडायरेक्टली पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कंपैरेटिवली डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। द सेकेंड मेजर ऑफ रेजिंग रिसोर्सेज इज पब्लिक बोरिंग। दूसरा रिसोर्स क्या है? पब्लिक बोरिंग के माध्यम से। ऑल्दो द टैक्सेबल कैपेसिटी इन देयर डेवलपिंग कंट्रीज इज लो।
क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लोगों की इनकम भी लो है, तो इसलिए उनकी टैक्सेबल कैपेसिटी भी या कर देय क्षमता भी उनकी लो ही होगी. The government often find it possible to mobilize resources through public borrowing because the institutions as well as the public making investment in government securities hope to receive some income from these investments while their saving remain intact. थोड़ा बहुत लोग पब्लिक बोरिंग्स में लगा देती हैं. It is this reason why in almost all developing countries, governments borrowing for financing development plans have acquired considerable importance in recent year. डेवलपिंग कंट्रीज़ में इनकम टैक्स को बढ़ाना ज़्यादा उचित नहीं समझा जाता है, क्योंकि इससे आय या कर देताओं पर डायरेक्ट भार पड़ जाता है. इसके अतिरिक्त, इस पॉइंट के अतिरिक्त जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज द एनकरेजिंग अ सोशली ऑप्टिमम पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. विनियोग का अनुकूलतम आकार. अनुकूलतम मीन्स ऑप्टिमम, संतुलित. द डेवलपिंग कंट्रीज कैन यूज फिशल पॉलिसी measures to direct investment in those fields which are most desirable from the point of view of the society. The most desirable field will differ from country to country. हर देश का दूसरे देश से differ करता है. Many developing countries possesses a totally inadequate ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है, अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं है. रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन सिस्टम, पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये सब जो हैं वो अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए हैं. तो ऐसी स्थिति में therefore from the point of view of these countries, the socially optimum investment should be in the economic and socially overhead. Large developing countries like India that have vast potential of industrial development must also undertake large scale investment in basic and capital goods industries. Accordingly, these industries must also come under the category of socially optimum investment. This is so because basic and capital goods industries form the basis of large-scale industrialization programs. I hope आपको